नमस्ते सभी। आज हम 19वीं-20वीं सदी के कुछ ऐसे व्यक्तित्वों के जीवन को जानेंगे जिनके बारे में शायद आपने नहीं सुना। इन सभी महिलाओं की जिंदगी में अद्भुत और दिलचस्प कहानियां थीं, तो जरूर बने रहिएगा ताकि आप देख सकें कि उन्होंने किन कठिनाइयों का सामना किया और कैसे उन्होंने दौलत कमाई। हमारी पहली कहानी के लिए हम 20वीं सदी के शुरुआती ओक्लाहोमा लौट रहे हैं। सारा रेक्टर का जन्म 3 मार्च 1902 को ओक्लाहोमा के मुस्कोगी शहर में हुआ था। उनके पिता जोसेफ रेक्टर थे और उनकी मां रोज मैक्वीन थीं। उनके 5 भाई बहन थे और साधारण पृष्ठभूमि से आने के बावजूद किस्मत ने ऐसा साथ दिया कि उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। सारा की कहानी समझने के लिए पहले उनके पूर्वजों को देखना होगा। उनकी नानी और परदादा दोनों को मुस्कोगी क्रीक इंडियनों द्वारा गुलाम बनाया गया था। 1866 में गृह युद्ध और दास्ता की समाप्ति के बाद सारा के पूर्वजों को अमेरिकी सरकार ने फ्रीडमैन घोषित किया और अब वे उन्हीं जनजातियों के नागरिक बन गए जिन्होंने पहले उन्हें गुलाम बनाया था। 1887 में संघीय सरकार ने डॉज जनरल अलॉटमेंट एक्ट पेश किया, जिसमें उन्होंने और भी अधिक मूल अमेरिकी लोगों से उनकी जमीन छीन ली। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सरकार ने सभी जनजातीय भूमि को अतिरिक्त मान लिया था, जिसे जनजातियों को जरूरत नहीं थी। इसलिए इसे विभाजित करके श्वेत बसने वालों को मुफ्त में सौंप दिया गया। 1898 में कांग्रेस ने कर्टिस एक्ट पारित किया, जिसने डॉज एक्ट में संशोधन किया। इस नए कानून ने ओक्लाहोमा को विभाजित कर दिया, जो भारतीय क्षेत्र से राज्य का दर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया में था। ये ओक्लाहोमा राज्य के गठन के लिए एक अनिवार्य कदम था। हालांकि एक बड़ा अंतर यह था कि न केवल श्वेत बसने वालों को पूर्व भारतीय क्षेत्र से मुफ्त भूमि दी गई, बल्कि अनिर्धारित भूमि भी उस क्षेत्र में निवास करने वाली जनजातियों को दी गई। क्रीक गुलामों की वंशज होने के नाते और बाद में फ्रीडमैन का दर्जा पाने के बाद सारा और उनके 2 भाई बहनों को प्रत्येक को एक भूखंड का अधिकार था। सारा की भूमि लगभग 160 एकड़ थी। यह वितरण 1898 से 1906 के बीच हुआ था। इसका परिणाम यह हुआ कि ओक्लाहोमा के पूर्वी हिस्से में लगभग 10 लाख एकड़ भूमि क्रीक नेशन के बच्चों को भूमि आवंटन के रूप में दी गई। इसमें लगभग 4400 अश्वेत बच्चे और हजारों मुस्कोगी फ्रीडमैन नाबालिग शामिल थे। कुल मिलाकर कर्टिस एक्ट ने जनजातियों से लगभग 90 मिलियन एकड़ जमीन छीन ली। इसके अलावा जब इस अतिरिक्त जमीन का वितरण किया गया तो संघीय सरकार ने सारा जैसी जनजातीय सदस्यों को ऐसी जमीन दी जिसे अनुपयोगी माना जाता था, जो पथरीली थी, उसमें बंजर मिट्टी थी और इसलिए वो खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी। इस बीच अधिक मूल्यवान और उपजाऊ जमीन के टुकड़े श्वेत बसने वालों के लिए सुरक्षित रखे गए थे। हालांकि सरकार ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि जो जमीन युवा पीढ़ियों को दी गई थी, उसकी सतह के नीचे एक अत्यंत मूल्यवान जीवाश्म ईंधन छुपा हुआ था। सारा रेक्टर को ग्लेनपूल में जमीन दी गई थी, जो उनके घर से लगभग 60 मील दूर थी। बचपन में सारा और उनका परिवार काफी गरीब था और उनके पिता अपने बच्चों को मिली जमीन का वार्षिक संपत्ति कर भी नहीं चुका सकते थे। जोसेफ रेक्टर सारा के पिता को अपनी बेटी की जमीन के लिए $30 चुकाने पड़ते थे, जो उनके लिए एक बोझ था। इसी कारण जोसेफ ने मस्कोगी काउंटी कोर्ट में जमीन बेचने की अर्जी दी। सारा के नाबालिग होने के कारण अनुरोध अस्वीकार हुआ। उन्हें टैक्स चुकाना जारी रखना पड़ा, जो पहले से ही गरीब परिवार पर भारी बोझ था। फरवरी 1911 में जोसेफ ने स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी के साथ एक समझौता किया। सारा की जमीन उन्हें लीज पर दे दी, जिससे आखिरकार उनकी आर्थिक परेशानी दूर हो गई। 2 साल बाद स्वतंत्र तेल ड्रिलर बीबी जोन्स, जिन्हें मिलियनेयर ऑयलमैन कहा जाता था, ने उस संपत्ति पर कुआं खोदा, जिससे बड़ा तेल फव्वारा निकला। सौभाग्य से सारा के लिए उसकी जमीन के नीचे कच्चा तेल था। जोन्स ने उस संपत्ति का संचालन शुरू किया और कुछ ही महीनों में हर दिन दसियों हजार बैरल तेल का उत्पादन होने लगा। इस समय ओक्लाहोमा के कानून के अनुसार
भारतीय क्षेत्र के नागरिक सभी बच्चों को जिनके पास महत्वपूर्ण संपत्ति और पैसा था तथाकथित सम्मानित श्वेत अभिभावकों को सौंपना अनिवार्य था। इसका मतलब था कि माता-पिता जीवित होते हुए भी बच्चों की संपत्ति नहीं संभाल सकते थे। जल्द ही रेक्टर को इस खोज के परिणाम स्वरूप रॉयल्टी के रूप में भारी धनराशि मिलने लगी। हालांकि कानून का पालन करने के लिए स्थानीय क्षेत्र के लोगों की ओर से सारा की अभिभावकता बदलने की मांग उठने लगी। इसलिए एक जज ने स्थानीय श्वेत निवासी टीजे पोर्टर को सारा के सभी वित्तीय मामलों की देखरेख के लिए नियुक्त किया। यह ध्यान देने योग्य है कि वह पूरी तरह से अजनबी नहीं थे, क्योंकि वह रेक्टर परिवार के लिए जाने पहचाने थे। इस खोज की खबर जल्द ही पूरे देश की सुर्खियों में आ गई। सारा अब सिर्फ कुछ साल की उम्र में हर महीने हजारों डॉलर कमाने वाली थी। एक रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ अक्टूबर 1913 में ही सारा को $11,500 की रॉयल्टी मिली थी। ऐसा लगता है कि अपनी बढ़ती दौलत के कारण 1913 में ओक्लाहोमा की विधानसभा ने यहां तक कोशिश की थी कि सारा को श्वेत घोषित कर दिया जाए ताकि वो ट्रेनों में फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफर कर सके। अखबारों की रिपोर्टों में कहा गया कि सारा की आमदनी राष्ट्रपति से भी ज्यादा थी और वो अमेरिका की सबसे अमीर अश्वेत लड़की के रूप में जानी जाने लगी। फिर भी अपनी भारी आमदनी के बावजूद अफवाहें बनी रहीं कि उसकी रहने की स्थिति वैसी ही बनी हुई थी। कहा जाता है कि वो अपने बड़े परिवार के साथ 2 कमरे की झोपड़ी में ही रहती रही। अब भी गरीबी में जीते हुए कई लोगों ने यह सवाल उठाना शुरू कर दिया कि उसकी दौलत का क्या हो रहा है। 1914 में अफ्रीकी अमेरिकी अखबार शिकागो डिफेंडर ने सारा की कहानी और उसकी गरीबी से जुड़ी अफवाहों के बारे में सुना। बाद में उन्होंने एक लेख प्रकाशित किया जिसमें दावा किया कि सारा और उसके भाई बहन अशिक्षित थे, उनकी हालत खराब थी और दौलत का सही प्रबंधन नहीं हो रहा था। इस लेख ने कई प्रमुख अफ्रीकी अमेरिकियों का ध्यान आकर्षित किया जो उसकी जीवन स्थितियों और अभिभावकत्व को लेकर चिंतित हो गए। इसके तुरंत बाद ये जांच शुरू की गई कि टीजे पोर्टर सारा की संपत्ति का सही तरीके से प्रबंधन कर रहे हैं या नहीं। जून में जेम्स सी वॉटर्स जूनियर, जो नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल से जुड़े एक एजेंट थे, द्वारा एक मेमो भेजा गया। विलियम डुबोइस को मेमो मिला जिसमें वॉटर्स ने बताया कि सारा की संपत्ति का गलत प्रबंधन हो रहा था। उनके अनुसार सारा को कोई शिक्षा नहीं मिली थी, वो सस्ते कपड़े पहनती थी और जूते भी नहीं पहनती थी। इस बीच उसके अभिभावक ने बड़ी रकम कमाई। वॉटर्स ने आगे कहा, क्या यह संभव नहीं है कि उसकी देखभाल अच्छे तरीके से और उसकी अपनी नस्ल के लोगों द्वारा की जाए? उसकी देखभाल ऐसे लोगों द्वारा न हो जो उसके जैसे लोगों को वैसा भी सम्मान न दें जैसा एक अच्छे कुत्ते को देते हैं। कुछ ही समय में देश भर के अखबारों ने सारा के अभिभावक के पद को चुनौती देना शुरू कर दिया। इसके अलावा सारा जैसे अन्य समान मामलों को भी उजागर किया जा रहा था। सैकड़ों मूल निवासी अश्वेत बच्चों को उनकी जमीन पर तेल की खोज से संपत्ति मिली थी और सारा की तरह उनके लिए भी एक श्वेत अभिभावक नियुक्त हुआ जो अक्सर संपत्ति का गलत प्रबंधन करता था। देश भर के अखबारों ने सवाल उठाया कि किसी अश्वेत अभिभावक को नियुक्त करना संभव क्यों नहीं है। सारा का मामला इस मुद्दे का केंद्र बिंदु बन गया। यह कहना चाहिए कि सारा और उसके अभिभावक के बारे में सटीक जानकारी अभी भी स्पष्ट नहीं है। प्रेस द्वारा इस मुद्दे को उजागर करने के तुरंत बाद डुबोइस और जज के बीच पत्राचार हुआ। लीही ने खुलासा किया कि सारा अपने परिवार के साथ एक 5 कमरों वाले कॉटेज में रहने चली गई थी और वो अपने गृहनगर टैफ्ट में अपने सभी भाई बहनों के साथ स्कूल जा रही थी। जज ने डुबोइस को यह भी बताया कि परिवार ने ही पोर्टर को अभिभावक चुना था और उसे सारा की आय का केवल 2% ही मिलता था। साथ ही श्वेत स्वामित्व वाले अखबारों ने लिखा कि जज ली ही अभिभावकों के प्रति बहुत सख्त थे अगर कोई गड़बड़ी होती थी। चाहे सारा की अभिभावकता की स्थिति को बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया हो, लेकिन एनडब्ल्यूसीपी की जांच ने अभिभावकता से जुड़े मौजूदा मुद्दों और उससे जुड़ी भ्रष्टाचार की समस्याओं को उजागर कर दिया।
इसका मतलब है कि कम बच्चे उपेक्षा और शोषण का शिकार होंगे। इसके अलावा डू बोइज ने बाद में NAACP का बाल विभाग स्थापित किया, जिसने उन श्वेत अभिभावकों के खिलाफ जांच की जो काले बच्चों की जमीन और संपत्ति छीनने के संदेह में थे। सारा और उनकी बड़ी बहन ने फिर टाफ्ट के स्कूल को छोड़ दिया और उन्हें बेहतर शिक्षा मिली क्योंकि वे टस्केगी इंस्टीट्यूट के बाल विद्यालय में दाखिल हो गईं। स्कूल में अपराधियों के एक समूह ने सारा का अपहरण कर फिरौती मांगने की साजिश रची थी। सौभाग्य से कई छात्रों ने अपहरण को रोक दिया। फिर भी दुख की बात है कि सारा की संपत्ति ने उसे अक्सर हिंसा और शोषण का शिकार बना दिया। ये शायद उन कारणों में से एक है जिसकी वजह से उन्होंने अपने जीवन के बाद के वर्षों में मीडिया से दूरी बना ली थी। 1915 में सारा को आवंटित जमीन पर कच्चे तेल का उत्पादन लगभग 1,60,000 बैरल प्रति माह था। सारा की 1/8 हिस्सेदारी थी, जिससे उन्हें हर महीने करीब $18,000 मिलते थे, जो अब लगभग $4,60,000 होते हैं। उस समय औसत घरेलू आय सिर्फ $60 प्रति माह से कम थी। अगर आप समझना चाहें कि उन्होंने कितने पैसे कमाए, तो उनकी रोजाना की कमाई उस समय के अधिकांश अमेरिकियों की वार्षिक तनख्वाह से भी ज्यादा थी। उनकी जिंदगी और कहानी को लेकर जबरदस्त मीडिया कवरेज के कारण सारा को तोहफे, कर्ज के अनुरोध और सबसे खास बात, उनसे कहीं ज्यादा उम्र के पुरुषों से शादी के प्रस्ताव मिलने लगे। इस तथ्य के बावजूद कि वह अभी भी एक युवा किशोरी थी, निस्संदेह ये पुरुष सिर्फ उसकी दौलत पर काबू पाना चाहते थे। 1917 में परिवार कैंसस सिटी मिसौरी चला गया और कुछ ही वर्षों में वे एक खूबसूरत ईंट की हवेली में रहने लगे जिसे सारा रेक्टर मेंशन के नाम से जाना जाता है। जब सारा 18 साल की हुई, तब तक वो आसानी से करोड़पति बन चुकी थी। उसके पास कई तरह के व्यवसाय और संपत्तियां थीं, जिनमें शेयर, एक बोर्डिंग हाउस और जमीन शामिल थी। सारा की मां, जिन्हें परिवार में मामा रोज के नाम से जाना जाता था, अपनी बेटी के वित्त का प्रबंधन तब तक करती रहीं जब तक सारा 20 साल की नहीं हो गई। शहर आने के बाद सारा की मुलाकात स्थानीय व्यवसायी केनेथ कैम्बल से हुई। इस जोड़े ने 1920 में शादी की। शादी निजी थी, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। इस जोड़े के 3 बेटे हुए और बाद में 1930 में उनका तलाक हो गया। मार्च 1922 तक सारा की संपत्ति का अनुमान $1 मिलियन से अधिक था, जो आज के हिसाब से लगभग $15.5 मिलियन है। रेक्टर ने अपनी संपत्ति का आनंद उठाया और आराम से जीवन बिताया। उन्हें बढ़िया कपड़े पहनना पसंद था, जिसका मतलब था कि कुछ डिजाइनर स्टोर जो आमतौर पर केवल गोरे लोगों को ही अंदर आने देते थे, वे बंद हो जाते थे और केवल रेक्टर परिवार को ही खरीदारी करने की अनुमति देते थे। सारा और उनकी मां को भी कैडिलैक, लिंकन और रोल्स रॉयस जैसी शानदार तेज गाड़ियां पसंद थीं। मशहूर था कि ये दोनों शहर में तेज गाड़ियां चलाती थीं, जिससे सारा को कई बार तेज रफ्तार के चालान मिले। सारा अपनी शानदार जिंदगी और अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के प्रमुख लोगों के लिए अपने घर पर भव्य पार्टियां आयोजित करने के लिए जानी जाती थीं, जिनमें जैज के मशहूर कलाकार भी आते थे। फिर भी माना जाता है कि उन्होंने कैंसस सिटी में शांत जीवन बिताया और उनके बाद के जीवन की जानकारी मिलना कठिन है। सारा ने 1929 के वॉल स्ट्रीट क्रैश के बाद काफी पैसा खो दिया था, खासकर क्योंकि उससे 1 साल पहले उन्होंने और उनके पति ने एक कार डीलरशिप शुरू की थी, जो बाद में बंद हो गई। तलाक के बाद सारा ने 1934 में विलियम क्रॉफर्ड से शादी की, जो एक रेस्टोरेंट के मालिक थे। सारा रेक्टर का निधन 22 जुलाई 1967 को 65 वर्ष की उम्र में सेरेब्रल हेमरेज से हुआ था। उन्हें उनके गृह नगर टाफ्ट कब्रिस्तान में दफनाया गया। अब हम 19वीं सदी की शुरुआत के जॉर्जिया की ओर बढ़ते हैं। बिड्डी मेसन का जन्म 15 अगस्त 1818 को जॉर्जिया के हैनकॉक काउंटी में माना जाता है, हालांकि यह पूरी तरह निश्चित नहीं है। उनका जन्म के समय नाम ब्रिजेट रखा गया था, लेकिन युवावस्था में उन्हें बिड्डी के नाम से जाना जाने लगा और उन्होंने अपना शेष जीवन इसी नाम से बिताया। बिड्डी का जन्म गुलामी में हुआ था, क्योंकि उस समय जॉर्जिया अमेरिका के दक्षिण में गुलाम रखने वाला राज्य था और करीब 50 साल तक ऐसा रहा। और बुरा यह था कि बिड्डी को युवावस्था में माता पिता से अलग कर जॉर्जिया के प्लांटेशन मालिक
रॉबर्ट स्मिथसन को बेच दिया गया। हालांकि उसकी युवावस्था और वास्तव में उसके शुरुआती वयस्क जीवन के अधिकांश वर्ष कठिन थे और गुलामी में ही बीते, लेकिन इस दौरान उसने कई कौशल सीखे जो आगे चलकर उसके लिए समृद्धि का कारण बने। उदाहरण के लिए रॉबर्ट स्मिथसन के प्लांटेशन पर, जिन्होंने 1820 के दशक में उसे उसके मूल मालिक से खरीदा था, उसने कृषि और पशुपालन के बारे में बहुत कुछ सीखा। इसके अलावा वहां गुलाम बनाए गए अन्य लोगों ने उसे लोक चिकित्सा के बारे में सिखाया, जो अफ्रीका से संयुक्त राज्य अमेरिका लाई गई थी और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाई गई थी। इन वर्षों के दौरान उसने दाई के कौशल भी सीखे। 1836 में बिड्डी या तो शादी के तोहफे के रूप में दी गईं या रॉबर्ट और रेबेका स्मिथ को बेच दी गईं, जो मिसिसिपी राज्य के पश्चिमी हिस्से में एक प्लांटेशन के युवा मालिक थे। उसने अपने जीवन के अगले 10 साल वहीं बिताए। इस दौरान उसके 3 बच्चे हुए और सभी बेटियां थीं। एलेन का जन्म 1838 में हुआ, एन का 1844 में और हैरियट का 1847 में। अनुमान है कि उसके मालिक रॉबर्ट स्मिथ उन बच्चों के पिता थे, लेकिन इसे साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। 1847 में कुछ मॉर्मन मिशनरी मिसिसिपी पहुंचे ताकि वहां के स्थानीय लोगों को यीशु मसीह के उत्तरकालीन संतों के नए चर्च में धर्मांतरित किया जा सके, जिसे आमतौर पर एलडीएस चर्च या मॉर्मन चर्च के नाम से जाना जाता है। जोसेफ स्मिथ ने 1820 के दशक में न्यूयॉर्क के पश्चिमी हिस्से में इसकी स्थापना की, जब उन्होंने कई दिव्य रहस्योद्घाटन होने का दावा किया। इसके बाद ये चर्च काफी बढ़ा। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे अमेरिका के सीमांत इलाकों में एक अमेरिकी सियोन खोजने पश्चिम की ओर बढ़ने लगे। 1840 के दशक तक उनके ठिकाने इलिनॉय, ओहायो और मिसौरी के कुछ हिस्सों में थे, लेकिन इन क्षेत्रों में चर्च की ताकत बढ़ने से विरोध भी पैदा हुआ और 1844 में स्मिथ की इलिनॉय में एक दंगे में हत्या कर दी गई। फिर भी उनके अनुयायी इस उद्देश्य के प्रति समर्पित रहे और आने वाले वर्षों में मॉर्मन समूह नए अनुयायियों की तलाश में दक्षिण और पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। और ऐसा ही एक मॉर्मन समूह 1847 में मिसिसिपी में स्मिथ प्लांटेशन पर पहुंचा। मॉर्मन मिशन के मिसिसिपी पहुंचने के कुछ ही समय बाद रॉबर्ट स्मिथ ने एलडीएस चर्च को अपना लिया और फिर उन्होंने यूटा जाने का फैसला किया, क्योंकि मॉर्मन चर्च के नेता वहां एक नया सीमांत समुदाय स्थापित करने के लिए गए थे। वो परिवार और गुलामों, जिनमें बिड्डी व उसकी 3 बेटियां थीं, को साथ ले गए। वहां जोसेफ स्मिथ के उत्तराधिकारी और चर्च के प्रमुख ब्रिघम यंग ने अपने लोगों का नेतृत्व करते हुए उन्हें सॉल्ट लेक वैली पहुंचाया था और वे वहां एक बस्ती बसाना शुरू कर रहे थे, जो आगे चलकर मॉर्मनिज्म का केंद्र सॉल्ट लेक सिटी बन गई। यहीं पर स्मिथ परिवार और उनका बड़ा काफिला, जिसका वे हिस्सा थे, 1847 में रवाना हुआ था। वे 1848 में कोलोराडो पार करते हुए यूटा पहुंचे। रास्ते में बिड्डी की चिकित्सकीय कौशल बहुत काम आई और वो काफिले की एक अहम सदस्य थीं। आखिरकार जब वे यूटा पहुंचे तो स्मिथ और उनका समूह सॉल्ट लेक सिटी से ज्यादा दूर नहीं, कॉटनवुड नामक कस्बे में बस गए। लेटर डे सेंट्स चर्च कोई दास प्रथा विरोधी धार्मिक संप्रदाय नहीं था। वास्तव में ब्रिघम यंग के मन में अफ्रीकी अमेरिकी लोगों के प्रति स्पष्ट रूप से विरोधाभाव था और सॉल्ट लेक सिटी तथा आसपास की बस्तियों में दासता की अनुमति थी। हालांकि 1851 में यंग द्वारा एक निर्णय लिया गया, जिसने ऊपरी तौर पर बिड्डी के लिए अपनी आजादी पाने की संभावना खोल दी। 1848 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने मैक्सिकन अमेरिकी युद्ध की शांति संधि में टेक्सास से लेकर प्रशांत महासागर तक फैले हुए विशाल क्षेत्र को हासिल कर लिया था। ये वो क्षेत्र था जिसे मैक्सिकन लोग अल्टा कैलिफोर्निया कहते थे, जो बाद में अमेरिका का कैलिफोर्निया बन गया। इसी 1848 में कैलिफोर्निया में बड़े पैमाने पर सोने की खदानें खोजी गईं और जैसे ही इसकी खबर फैली, दसियों हजार सोने की तलाश करने वाले और अन्य साहसी लोग कैलिफोर्निया की ओर पश्चिम की तरफ बढ़ने लगे। 1849 की गोल्ड रश और उसके बाद के वर्षों में इस राज्य ने बहुत तेजी से विकास किया और ब्रिघम यंग चिंतित थे कि लेटर डे सेंट्स चर्च की कैलिफोर्निया क्षेत्र में उपस्थिति हो। इसलिए 1851 में ब्रिघम यंग ने दक्षिण पश्चिम की ओर कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक मिशन भेजा। उन्होंने यात्रा पर जाने वालों को निर्देश दिया कि जब 1850 में कैलिफोर्निया को संघ में
31वें राज्य के रूप में शामिल किया गया तो वो एक गुलामी मुक्त राज्य के रूप में शामिल हुआ था। इसलिए राज्य में गुलाम लोगों को नहीं रखा जा सकता था और जो कोई भी अपने गुलामों को यूटा से कैलिफोर्निया लेकर जाता वो वास्तव में उन्हें उनकी आजादी दे रहा होता। इस प्रकार जब रॉबर्ट स्मिथ ने अपने परिवार और गुलामों के साथ कैलिफोर्निया मिशन में शामिल होने का फैसला किया तो ऐसा लगा कि बिड्डी को जल्द ही उसकी आजादी मिल जाएगी, लेकिन स्मिथ के मन में कुछ और ही था। रॉबर्ट स्मिथ ने कैलिफोर्निया में पहुंचकर अपने गुलामों को आजाद नहीं किया और बिड्डी जैसे कई गुलामों को यह पता भी नहीं था कि वे यहां आते ही आजाद हो सकते हैं। 1850 के शुरुआती वर्षों में कैलिफोर्निया के अधिकारी अक्सर उन गुलाम मालिकों के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचाते थे जो गुलामों को साथ लाकर उन्हें आजाद नहीं करते थे। इस कारण बिड्डी और उनकी बेटियां कैलिफोर्निया आने के बाद वर्षों तक गुलाम रहीं। 1855 में बिड्डी की एक बेटी एलन एक स्वतंत्र अश्वेत व्यक्ति चार्ल्स ओवेंस से मिलने जुलने लगी। ओवेंस से ही बिड्डी को पता चला कि कैलिफोर्निया के कानून ने गुलामी पर प्रतिबंध लगा दिया है और बिड्डी को यह अधिकार है कि वह खुद और अपनी बेटियों को रॉबर्ट स्मिथ का गुलाम बनाए रखने के खिलाफ कानूनी अपील कर सकती हैं। इसके बाद ओवेंस ने लॉस एंजलिस काउंटी कोर्ट में याचिका दायर करने में उनकी मदद की। बिड्डी को खुद बोलने की इजाजत नहीं थी, लेकिन मालिक रॉबर्ट स्मिथ के अदालत न आने पर कैलिफोर्निया कानून के तहत बिड्डी और उनकी 3 बेटियों को आजादी मिल गई। इस प्रकार जनवरी 1856 में जब बिड्डी लगभग 38 साल की थीं, यह मामला स्थगित कर दिया गया। इस मोड़ पर बिड्डी ने अपना उपनाम मेसन रखने का फैसला किया। यह सैन बर्नार्डिनो में रहने वाले एक मॉर्मन व्यक्ति का मध्य नाम था, जिसके लिए बिड्डी ने कुछ समय तक काम किया था और जिन्हें वो शायद सम्मान देती थीं। 1856 में खुद और अपनी बेटी की आजादी जीतने के बाद बिड्डी और उनकी बेटियां ओवेंस परिवार के साथ रहने चली गईं, जिन्होंने उनके कानूनी मामले में मदद की थी और उनकी बेटी एलन ने जल्द ही चार्ल्स ओवेंस से शादी कर ली। बिड्डी ने नर्स बनकर जॉर्जिया में सीखी चिकित्सा कौशल का अच्छा इस्तेमाल किया। इस पेशे में वह जल्दी ही सफल हो गईं, क्योंकि 1850 के दशक के अंत और 1860 के शुरुआती वर्षों में कैलिफोर्निया में चेचक की महामारी फैल गई थी। वहीं दाई के रूप में उनके कौशल की लगातार मांग बनी रही। मेसन ने इस समय सादा जीवन जिया और कमाई बचाई। 1866 तक उन्होंने इतना पैसा बचा लिया था कि वो लॉस एंजलिस की स्प्रिंग स्ट्रीट पर $250 में अपना खुद का घर खरीद सकें। ये एक सस्ता दाम था, क्योंकि उस समय स्प्रिंग स्ट्रीट लॉस एंजलिस के बाहरी इलाके में थी, लेकिन जैसे जैसे शहर तेजी से बढ़ा, ये जगह अधिक केंद्रीय बन गई। इसे खरीदकर बिड्डी कैलिफोर्निया में संपत्ति रखने वाली पहली अश्वेत महिलाओं में शामिल हुईं और फिर उनके पास कई संपत्तियां हो गईं। उन्होंने आजादी के शुरुआती वर्षों जैसी मितव्ययिता 1870 के दशक में भी बनाए रखी और बिड्डी ने जो पैसे बचाए थे उनका इस्तेमाल शहर के किनारों पर सस्ती जमीन खरीदने में करना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने कुछ साल बाद अच्छे मुनाफे में बेच दिया। लॉस एंजलिस में संपत्ति की कीमतें बढ़ने पर 1880 के शुरुआती वर्षों तक बिड्डी ने काफी संपत्ति जमा कर ली थी और व्यवसाय की इमारतें बनवाकर उन्हें ऑफिस स्पेस के रूप में किराए पर देने लगी। कैलिफोर्निया की रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अपनी कारोबारी समझ और प्रार्थना की शक्ति के लिए 1880 के दशक के अंत तक बिड्डी मेडिसन, जो 70 साल पहले जॉर्जिया में एक गुलाम के रूप में पैदा हुई थीं, ने लगभग $3 लाख की संपत्ति जमा कर ली थी, जो आज के समय में लगभग $1 करोड़ के बराबर है। बिड्डी की गतिविधियां उनके व्यापारिक हितों से कहीं आगे तक फैली हुई थीं। 1872 में उन्होंने और उनके दामाद चार्ल्स ओवेंस ने मिलकर फर्स्ट अफ्रीकन मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च की लॉस एंजलिस शाखा की स्थापना की, जो लॉस एंजलिस का पहला अफ्रीकी अमेरिकी चर्च था। चर्च की स्थापना और संगठन की बैठकें मेसन के घर स्प्रिंग स्ट्रीट पर हुई थीं। जिस जमीन पर चर्च का निर्माण किया गया था, वो भी सीधे उन्हीं द्वारा दान की गई थी। मेसन को आज भी उनकी परोपकारिता और दानशीलता के लिए सराहा जाता है। उन्हें शहर में अफ्रीकी अमेरिकी बच्चों के पहले प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में अहम भूमिका के लिए श्रेय दिया जाता है।
अपनी निजी संपत्ति के बढ़ने के बाद मेसन ने स्थानीय चैरिटी और सामाजिक कार्यों के लिए भी काफी दान दिया। इनमें कुछ गतिविधियां उल्लेखनीय हैं। उदाहरण के लिए मेसन अक्सर अपने क्षेत्र की जेलों में कैदियों से मिलने जाती थीं, ताकि देखा जा सके कि उन्हें कानूनी सहायता कैसे दी जा सकती है। 1880 के दशक में जब लॉस एंजलिस में भीषण बाढ़ आई और हजारों लोग बेसहारा हो गए, तो मेसन ने अपने नाम से कई किराना दुकानों में खाते खुलवाए और इन खातों के माध्यम से बाढ़ पीड़ितों की खरीदारी का भुगतान कई हफ्तों तक करती रहीं। अंत में जीवन के आखिरी वर्षों में मेसन ने अपना घर अनाथालय और बेसहारा लोगों के लिए देखभाल गृह बना दिया था। लोग रोज गरीबी से राहत के लिए यहां आते थे। जब बिड्डी की तबीयत खराब होने से वो बाहर न मिल सकीं, तो उनका पोता लोगों को घर के अंदर ले जाता था ताकि वे मिल सकें। इन सब के चलते इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लॉस एंजलिस की अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय में बिड्डी को दादी मेसन के नाम से जाना जाने लगा। मेसन का निधन 15 जनवरी 1891 को लॉस एंजलिस में 73 वर्ष की आयु में हुआ। हालांकि वह अपने समुदाय में अपनी परोपकारिता और धार्मिक गतिविधियों के लिए एक सम्मानित व्यक्तित्व बन चुकी थीं, फिर भी उन्हें शहर के बॉयल हाइट्स इलाके में स्थित एवरग्रीन कब्रिस्तान में एक बिना नाम की कब्र में दफनाया गया। लगभग 100 साल बाद ही उनके शुरुआती कैलिफोर्निया इतिहास में योगदान को पहचाना गया, जब 1988 में उनकी कब्र पर एक बड़ा समाधि पत्थर लगाया गया। एक साल बाद कैलिफोर्निया एफ्रो अमेरिकन म्यूजियम ने उनकी जिंदगी को सम्मानित करते हुए एक प्रदर्शनी आयोजित की और 16 नवंबर 1989 को बिड्डी मेसन दिवस घोषित किया। आज लॉस एंजलिस में बिड्डी मेसन मेमोरियल पार्क उनके नाम पर रखा गया है। इस प्रकार उनके समय के एक सदी बाद मेसन की अद्भुत कहानी के बारे में आम जनता में अधिक जागरूकता फैली। हमारी अगली कहानी के लिए हम 1860 के दशक के लुइसियाना लौट रहे हैं। सारा ब्रेडलव का जन्म 23 दिसंबर 1867 को डेल्टा लुइसियाना के पास एक कपास के बागान में हुआ था। उनके माता पिता ओवेन और मिनर्वा ब्रेडलव और उनके 5 बड़े भाई बहन सभी रॉबर्ट डब्ल्यू बर्नी के मैडिसन पैरिश के खेत में गुलामी में पैदा हुए थे। आखिरकार परिवार आजाद हो गया और बटाईदार के रूप में काम करने लगा। अपने परिवार के बाकी सदस्यों के विपरीत सारा आजाद पैदा हुई थी, जिसका श्रेय 1863 की मुक्ति उद्घोषणा को जाता है। सारा का शुरुआती जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। 1872 में उसकी मां का दुखद निधन हो गया। हालांकि कारण अज्ञात है, लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि यह हैजा से हुआ था। एक साल बाद उसके पिता का भी निधन हो गया। वो सिर्फ 6 साल की थी और अब अनाथ हो गई थी। इसके बाद वह विक्सबर्ग मिसिसिपी चली गई, जहां वो अपनी बड़ी बहन लुवानिया और अपने जीजा जेस पावल के साथ रहने लगी। वो सिर्फ 10 साल की उम्र में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने लगी थी। सारा को बचपन में कोई ढंग की शिक्षा नहीं मिली थी। उसे बस अपने इलाके के चर्च में रविवार को होने वाली साक्षरता की कक्षाएं ही मिल सकीं। बाद में उसने कहा था, जब मैंने जीवन की शुरुआत की तो मेरे पास बहुत कम या कोई अवसर नहीं था। सारा को अपनी बहन के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके जीजा उसके साथ बुरा व्यवहार करते थे। इसीलिए उसने 14 साल की उम्र में शादी कर ली, ताकि अत्याचारों से बच सके। सिर्फ 3 साल बाद उसकी एक बेटी हुई, जिसका नाम अलीलिया था, जो 6 जून 1885 को पैदा हुई थी। जब सारा सिर्फ 20 साल की थी तो वह विधवा हो गई, क्योंकि उसके पहले पति मोजेस मैकविलियम्स की मौत उनकी बेटी के जन्म के सिर्फ 2 साल बाद हो गई थी। इसके बाद सारा अपनी बेटी को सेंट लुइस ले गई, जहां उसके भाइयों ने नाई के रूप में अपनी पहचान बना ली थी। इसके बाद सारा को कपड़े धोने का काम मिला, जिसमें वो रोजाना $1 से थोड़ा ज्यादा कमाती थी। जब सारा काम नहीं कर रही होती थी तो वह सेंट पॉल अफ्रीकन मेथोडिस्ट एपिस्कोपल चर्च के कोयर में गाना गाती थी। जल्द ही सारा ने ठान लिया कि वो अपनी बेटी को औपचारिक शिक्षा दिलाएगी और खुद भी एक शिक्षित महिला बनेगी। इसलिए उसने रात के स्कूल जाना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद सारा को बाल झड़ने की समस्या होने लगी। ये कई कारणों से हुआ था, जिनमें त्वचा संबंधी विकार, कठोर उत्पाद,
खराब आहार और बाल न धोना शामिल थे। अपनी स्थिति को सुधारने के लिए सारा ने बालों की देखभाल के उपचार और घरेलू उपायों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। 1894 में सारा ने एक व्यक्ति जॉन डेविस से शादी की, लेकिन लगभग 9 साल बाद उनका तलाक हो गया। 1904 में उन्हें एनी टर्नबो मेलोन द्वारा कमीशन एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपने नियोक्ता के लिए अफ्रीकी अमेरिकी बालों की देखभाल के लिए उत्पाद बेचे। सारा मेलोन के लिए काम करते हुए उन्होंने बालों के उपचार के अपने उत्पाद बनाना शुरू किया। इसके बाद वह जुलाई 1905 में डेनवर, कोलोराडो चली गईं। उस समय वह 37 साल की थीं। डेनवर में उन्होंने कुछ समय तक कमीशन एजेंट के रूप में काम जारी रखा, लेकिन जब उन्होंने खुद को हेयर ड्रेसर और कॉस्मेटिक क्रीम की रिटेलर के रूप में स्थापित कर लिया, तो उन्होंने वह काम छोड़ दिया। उनकी पूर्व नियोक्ता मेलोन ने सारा पर उसका फॉर्मूला चुराने का आरोप लगाया, जबकि वह मिश्रण सैकड़ों सालों से मौजूद था। जनवरी 1906 में सारा ने उस आदमी से शादी की जिसे वह सेंट लुइस में रहने के दौरान जानती थीं। उनके पति एक सेल्समैन थे जिनका नाम चार्ल्स जोसेफ वॉकर था। इसके बाद सारा को मैडम सीजे वॉकर के नाम से जाना जाने लगा। इस दंपत्ति ने व्यवसाय को बढ़ावा दिया, जिसमें चार्ल्स ने विज्ञापन की जिम्मेदारी संभाली। मैडम वॉकर ने जो एक रणनीति अपनाई थी, वो थी घर घर जाकर सामान बेचना। धीरे धीरे उन्होंने अन्य अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं को बालों की देखभाल सिखाई। 1906 में मैडम वॉकर की 21 साल की बेटी अलालिया daughter, Alalia, को डेनवर में मेल ऑर्डर ऑपरेशन का जिम्मा दिया गया। इस बीच उनकी मां और सौतेले पिता दक्षिण और दक्षिण पूर्व में यात्रा करते रहे, वॉकर विधि का प्रदर्शन करते हुए, ताकि व्यापार का विस्तार किया जा सके। वॉकर विधि में विशेष लोशन जैसे शैम्पू, उनकी खुद की बनाई हुई पोमेड का उपयोग करके सिर की त्वचा को तैयार करना और लोहे की कंघी से बालों को ब्रश करना शामिल था। इस विधि ने बालों की वृद्धि को बढ़ावा दिया, सिर की त्वचा की स्थिति को बेहतर बनाया और कमजोर बालों को मुलायम और मजबूत बना दिया। हालांकि मैडम वॉकर की कई प्रतिस्पर्धी थीं, जिससे बाजार में प्रवेश करना मुश्किल था, लेकिन उनकी व्यक्तिगत बिक्री शैली ने उन्हें वफादार ग्राहक दिलाए। उनकी सेल्स वुमन को सौंदर्य सलाहकार या वॉकर एजेंट कहा जाता था। वे स्वास्थ्य, स्वच्छता और सुंदरता के महत्व को उजागर करके उत्पादों को बेचने में सफल रहीं। जल्द ही वे पूरे अमेरिका में कई अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों में प्रसिद्ध हो गईं। जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, 1908 में मैडम वॉकर और उनके पति पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया चले गए। वहां वॉकर ने हेयर कल्चरिस्ट को सिखाने के लिए लेलिया कॉलेज शुरू किया। साथ ही उन्होंने एक ब्यूटी पार्लर भी खोला, जिससे व्यापार और भी बढ़ गया। मैडम वॉकर ने लाइसेंस प्राप्त सेल एजेंट्स को प्रशिक्षित किया, उन्हें वॉकर सिस्टम सिखाया। उनके कर्मचारियों को अच्छा कमीशन मिलता था, जिससे ये महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो सकीं। मैडम वॉकर की बेटी अलीलिया पिट्सबर्ग में रोजमर्रा के संचालन की जिम्मेदारी संभालती थीं। 2 साल बाद मैडम वॉकर ने अपना नया संचालन केंद्र इंडियानापोलिस में स्थापित करने का फैसला किया। व्यवसाय के लिए नए मुख्यालय के रूप में मैडम वॉकर ने एक फैक्ट्री खरीदी और अपने व्यवसाय का विस्तार करने के लिए और अधिक हेयर सैलून और ब्यूटी स्कूल बनाए। उन्होंने अपने लिए नया घर खरीदा। अब तक उनकी कंपनी बेहद सफल हो चुकी थी। मैडम सीजे वॉकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आज के पैसों के हिसाब से कई मिलियन डॉलर के बराबर मुनाफा कमा रही थी। इसी समय के आसपास अलीलिया ने न्यूयॉर्क सिटी में एक ऑफिस और ब्यूटी सैलून स्थापित करने का शानदार आइडिया दिया। उसने देखा कि हार्लेम इलाका कैसे बढ़ रहा है और 3 साल के भीतर ही ये अफ्रीकी अमेरिकी संस्कृति का एक समृद्ध क्षेत्र बन गया। जैसे जैसे कंपनी लगातार बढ़ रही थी, मैडम वॉकर ने इससे निपटने के लिए स्टाफ बढ़ा दिया। उन्होंने कई महिलाओं को उच्च प्रबंधन पदों पर नियुक्त किया, जबकि तब यह सामान्य नहीं था। इसके अलावा जैसे जैसे उन्होंने अपना व्यवसाय बढ़ाया, उन्होंने अपनी राय व्यक्त करना शुरू कर दिया। वह प्रमुख परोपकारी और कार्यकर्ता बनी,
जिन्होंने महिलाओं व अफ्रीकी अमेरिकियों के जीवन सुधारने की कोशिश की। 1912 में वॉकर ने एनएनबीएल की वार्षिक सभा में भाषण दिया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं एक महिला हूं जो दक्षिण के कपास के खेतों से आई हूं। वहां से कपड़े धोने के काम पर पदोन्नत किया गया। वहां से मुझे रसोई में खाना पकाने के लिए पदोन्नत किया गया और वहां से मैंने खुद को आगे बढ़ाकर बालों के उत्पाद और प्रसाधन बनाने के व्यवसाय में उतार दिया। मैंने अपनी जमीन पर खुद की फैक्ट्री बनाई है। 1 साल बाद उन्होंने इंडियानापोलिस में वाईएमसीए भवन के निर्माण के लिए धन जुटाने के लिए बड़ी राशि दान की। उन्होंने शैक्षिक छात्रवृत्तियां भी बनाई, वृद्धाश्रमों को धन दान किया, साथ ही कई अन्य संगठनों को भी, जैसे कि नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल और लिंचिंग पर राष्ट्रीय सम्मेलन। 1911 से 1919 तक व्यापार खूब फला फूला। वॉकर की कंपनी ने कई महिलाओं सहित हजारों लोगों को रोजगार दिया। जैसे जैसे मुनाफा बढ़ा, 1913 में मैडम वॉकर और उनके पति चार्ल्स का तलाक हो गया। इसी दौरान वो अपने व्यवसाय को बढ़ाने कैरेबियन और लैटिन अमेरिका के कुछ हिस्सों में गईं। यात्रा में उन्होंने नए सौंदर्यकर्मी भर्ती कर वॉकर विधि सिखाई। 1916 में वो अपने प्रचार अभियान से वापस लौटीं। फिर उन्होंने संचालन की जिम्मेदारी प्रभारी महिला को दी और इंडियानापोलिस से हार्लेम के नए टाउन हाउस चले गए। वहीं से मैडम वॉकर ने कारोबार के सुचारू संचालन की निगरानी की। 1917 तक उनकी कंपनी ने लगभग 20,000 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया था। उनकी कर्मचारी महिलाएं एक विशिष्ट यूनिफॉर्म में रहती थीं, जिसमें सफेद शर्ट और काली स्कर्ट शामिल थी। अपने उत्पादों को बेचने के लिए उनकी कमीशन एजेंट पूरे अमेरिका में घर घर जाकर बेहतरीन उत्पाद पेश करती थीं। इसके साथ ही वॉकर द्वारा किए गए भारी विज्ञापन, जैसे कि अफ्रीकी अमेरिकी अखबारों और पत्रिकाओं में, ने मिलकर उनके उत्पादों को बड़ी मात्रा में बिकवाया। फिर भी वॉकर सिर्फ अपने लिए पैसा कमाने के बारे में नहीं थीं। उन्होंने समुदाय की भी मदद की। अन्य अफ्रीकी अमेरिकियों को बजट बनाना, व्यवसाय शुरू करना जैसी जरूरी कौशल सिखाईं और सभी को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनने के लिए प्रोत्साहित किया। 1917 में उन्होंने मैडम सीजे वॉकर एजेंट्स की नेशनल ब्यूटी कल्चरिस्ट एंड बेनेवोलेंट एसोसिएशन की स्थापना की। उसी साल एसोसिएशन ने एक सम्मेलन आयोजित किया, जहां महिलाओं ने व्यापार और वाणिज्य पर चर्चा की। इसके अलावा कंपनी में सबसे अच्छी बिक्री के आंकड़ों वालों को और स्थानीय चैरिटी में बड़ा योगदान देने वालों को पुरस्कार दिए गए। मई 1918 में वॉकर अपने नए घर विला लेवारा में रहने चली गईं। उनकी इटालियन शैली की हवेली बनाने में उन्हें $2.5 लाख खर्च हुए और इसे एक कुशल अफ्रीकी अमेरिकी वास्तुकार वर्टना टेंडी ने डिजाइन किया था। यह घर इर्विंगटन ऑन हडसन, न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में रहते हुए वॉकर ने अमेरिका में मौजूद राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर व्याख्यान दिए। उन्होंने जीवन भर अफ्रीकी अमेरिकियों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। प्रथम विश्व युद्ध में उन्होंने अश्वेत सेना अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण शिविर की वकालत की। उन्होंने नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की कार्यकारी समिति में भी शामिल हुईं और साइलेंट प्रोटेस्ट परेड के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें लगभग 10,000 अफ्रीकी अमेरिकियों ने भाग लिया था, ताकि अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ हो रही लिंचिंग और हिंसा का विरोध किया जा सके। इसके अलावा वॉकर ने NAACP के एंटी लिंचिंग फंड में $5,000, जो आज के समय में लगभग 70 से $75,000 के बराबर है, दान किए। सारा वॉकर का निधन 25 मई 1919 को उनके मेंशन में किडनी फेल होने और हाई ब्लड प्रेशर के कारण हुआ था। उस समय उनकी उम्र सिर्फ 51 साल थी। उनका अंतिम संस्कार विला लेवारा में हुआ और बाद में उन्हें न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स के वुडलाउंड कब्रिस्तान में दफनाया गया। जब उनका निधन हुआ, वॉकर अमेरिका की सबसे अमीर अफ्रीकी अमेरिकी महिला थीं। वो हाल ही में मिलियनेयर बनी थीं, क्योंकि 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि वो अभी तक मिलियनेयर नहीं हैं, लेकिन जल्द ही मिलियनेयर बनना चाहती हैं,
ताकि उस पैसे का उपयोग दूसरों की भलाई के लिए कर सकें। उनकी संपत्ति आधा से $1 मिलियन के बीच आकी गई थी। अपनी वसीयत में उन्होंने अपनी संपत्ति का 1/3 हिस्सा अपनी बेटी को दिया। इस बीच बाकी संपत्ति विभिन्न चैरिटी और संस्थाओं को दान कर दी गई। उनकी बेटी अलालिया वॉकर मैडम सीजे वॉकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की अध्यक्ष बनी और हार्लेम पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गईं। इंडियानापोलिस में मैडम वॉकर थिएटर सेंटर का निर्माण वॉकर की मृत्यु से पहले शुरू हो गया था। यह आखिरकार 1927 में खोला गया था। दशकों तक यह अफ्रीकी अमेरिकियों के लिए एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र बना रहा। थिएटर के साथ साथ उनका मेंशन विला लिवारा बाद में नेशनल रजिस्टर ऑफ हिस्टोरिक प्लेसेस में सूचीबद्ध किया गया। आखिरकार 1981 में मैडम सीजे वॉकर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अपना संचालन बंद कर दिया। ब्लैक हेरिटेज सीरीज के तहत यूएस पोस्टल सर्विस ने 1998 में वॉकर का एक डाक टिकट जारी किया। वॉकर की विरासत के सम्मान में संडे सनडायल ब्रांड्स और सेफोरा ने मैडम सीजे वॉकर ब्यूटी कल्चर नामक एक कॉस्मेटिक लाइन लॉन्च की। अब हम 1870 के दशक के इलिनॉय की ओर बढ़ रहे हैं। आज जिसे एनी मेलोन के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 9 अगस्त 1877 को इलिनॉय राज्य के छोटे से शहर मेट्रोपोलिस में एनी मिनर्वा टर्नबो के रूप में हुआ था। कुछ विवरणों में उनका जन्म वर्ष गलत रूप से 1869 बताया गया है। उनके पिता रॉबर्ट टर्नबो और मां इजाबेला कुक दोनों पहले केंटकी में गुलाम थे। 1861 में अमेरिकी गृह युद्ध शुरू होने पर दोनों उत्तर की ओर इलिनॉय भाग गए और बाद में रॉबर्ट यूनियन आर्मी की पहली केंटकी कैवलरी में शामिल हो गए। एनी 11 बच्चों में 10वीं थीं, लेकिन बचपन में ही माता पिता के निधन से वो और उनके भाई बहन अनाथ हो गए। इसके बाद के समय में एनी ने कुछ औपचारिक शिक्षा प्राप्त की, विज्ञान में खासकर रसायन शास्त्र में रुचि दिखाई, लेकिन उनकी परिस्थितियों और बार बार बीमार पड़ने के कारण यह शिक्षा अधूरी रह गई। आखिरकार किशोर अवस्था में एनी ने 1890 के शुरुआती वर्षों में पियोरिया में जाकर बसने का फैसला किया, जो इलिनॉय का एक बढ़ता हुआ मध्यम आकार का शहर था, जहां एनी की बड़ी बहन लॉरा रॉबर्ट्स रहती थीं। वहां एनी ने पहली बार हेयर ड्रेसर के रूप में काम किया और सौंदर्य उत्पादों तथा बालों की देखभाल और स्टाइलिंग में रुचि दिखाना शुरू किया, उस समय जब नए रसायनों और उत्पादों की उपलब्धता लोगों के बालों को स्टाइल करने के तरीके को बदल रही थी। 1900 के शुरुआती वर्षों में जब एनी करीब 25 साल की थीं, उन्होंने बालों की देखभाल में इतना ज्ञान हासिल कर लिया था कि खुद का छोटा व्यवसाय शुरू कर सकें। यह व्यवसाय लोवजॉय, इलिनॉय से संचालित होता था, जहां एनी 1890 के दशक के अंत में आई थीं। यहां एनी ने बालों के तेल, बाल सीधे करने वाले उत्पाद और कई अन्य तरह के उत्पाद बेचना शुरू किया, जिनके बारे में दावा किया जाता था कि वे बालों की वृद्धि को बढ़ावा देते हैं या गंजेपन का इलाज करते हैं। एनी का छोटा व्यवसाय उस समय की बदलती सामाजिक परिस्थितियों के कारण सफल रहा। सदी के मोड़ पर संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी मध्यम वर्ग तेजी से बढ़ रहा था, खासकर उत्तरी राज्यों जैसे इलिनॉय में, जहां अलगाव और जिम क्रो कानून लागू नहीं थे। इस माहौल में कई अफ्रीकी अमेरिकी महिलाएं अपनी सामाजिक आकांक्षाओं और समाज में अपनी हैसियत को दर्शाने के लिए बाल खास तरह से संवारना चाहती थीं। इसी कारण टर्नबो जैसे उद्यमियों को अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं के लिए खास हेयर केयर और ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचकर अच्छा जीवन यापन करने का मौका मिला। हालांकि उन्होंने 1900 के शुरुआती वर्षों में इलिनॉय में अच्छा किया था, लेकिन असली सफलता तब मिली जब एनी 1902 में सेंट लुइस शहर चली गईं और वहां अपने व्यावसायिक प्रयासों में उन्हें बड़ी कामयाबी मिलने लगी। इस पहाड़ी शहर की आबादी 19वीं सदी के मध्य में सिर्फ 1 लाख थी, जो 1910 तक बढ़कर लगभग 7 लाख हो गई। इनमें से कई अफ्रीकी अमेरिकी थे जो ग्रेट माइग्रेशन के दौरान अलगाववादी दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे थे। इसलिए यहां एक बहुत बड़ा बाजार मौजूद था जिसे अपने पक्ष में किया जा सकता था। उन्होंने मार्केट स्ट्रीट पर दुकान खोली और अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार अश्वेत इलाकों और अखबारों में किया। उन्होंने श्वेत इलाकों में कारोबार बढ़ाने के लिए श्वेत सेल्स पर्सन रखे और सफल हुए।
एनी का कारोबार उनके खुद के बनाए उत्पाद से खूब फला फूला, जो अफ्रीकी अमेरिकी घुंघराले बालों को सीधा करने में श्रेष्ठ था। उनका उत्पाद उस समय के अन्य उत्पादों के विपरीत बालों या सिर की त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाता था और उनके ग्राहकों के बीच बहुत लोकप्रिय था। और तो और, उन्होंने अपने उत्पाद की बिक्री हेयर ड्रेसर या सैलून में होने पर निर्भर नहीं की, बल्कि अफ्रीकी अमेरिकी इलाकों में घर घर जाकर अपना उत्पाद बेचा। जल्द ही ये इतना सफल हो गया कि वह एक बढ़ती हुई सेल्स टीम के हिस्से के रूप में दूसरों को भी काम पर रखने लगीं। 1910 के दशक तक वह अमेरिकी मिडवेस्ट की सबसे सफल व्यवसायी महिलाओं में थीं, जब अफ्रीकी अमेरिकियों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति बढ़ रही थी। 1910 के दशक तक एनी मेलोन सफल थीं और इतनी कमाती थीं कि अच्छा जीवन जी सकें, लेकिन वो और आगे बढ़ना चाहती थीं। 1917 में उन्होंने सेंट लुइस में पोरो कॉलेज खोला, जो कॉस्मेटोलॉजी स्कूल था और उनके ब्यूटी बिजनेस का विस्तार था। इससे अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं के सशक्तिकरण में भी मदद मिली। सेंट लुइस में पोरो कॉलेज का परिसर बहुत बड़ा था, जिसमें मेलोन के व्यापारिक कार्यालय, उनके उत्पादों के निर्माण केंद्र, कक्षाएं, स्टाफ के लिए प्रशिक्षण केंद्र, प्रयोगशालाएं, एक ऑडिटोरियम और सम्मेलन केंद्र शामिल थे। डॉर्मिटरी, अतिथि कक्ष, गोदाम और शिपिंग केंद्र भी थे। ये मेलोन के हेयर केयर और ब्यूटी उत्पादों के उत्पादन शिपिंग का मुख्य केंद्र था, जहां महिलाएं कॉस्मेटिक्स व हेयर केयर ट्रीटमेंट्स का प्रशिक्षण भी लेती थीं। ये एक फ्रेंचाइज था जिसमें अफ्रीकी अमेरिकी महिलाएं पोरो कॉलेज में ट्रेनिंग लेकर देश भर में अपनी पोरो कॉलेज शाखाएं खोलती थीं। मेलोन अपने समय से आगे थीं, जिन्होंने पोरो कॉलेज को समुदाय का हिस्सा बनाया और कर्मचारियों के लिए बेहतरीन सेवाएं दी। कॉलेज सामुदायिक पहुंच केंद्र होने के साथ साथ एक स्मोकिंग पार्लर भी था, कैफेटेरिया, डाइनिंग रूम, एक बेकरी, मेडिकल सेंटर, लॉन्ड्री सेवाएं, एक ऑन साइट दर्जी और यहां तक कि आइसक्रीम पार्लर, जिम और रूफ गार्डन भी था। ये उन तरह के कैंपस का अग्रदूत था जिन्हें कई दशकों बाद एप्पल और गूगल ने कैलिफोर्निया में बनाया। पोरो कॉलेज एक सफल व्यावसायिक फ्रेंचाइज रहा। 1920 के दशक के दौरान इसने दसियों हजार युवा महिलाओं को कॉस्मेटिक्स और हेयर केयर की बुनियादी बातें सिखाईं, जो फिर अपने अपने शहरों और कस्बों में ब्रांड एम्बेसडर बनकर लौटीं और अक्सर आने वाले वर्षों तक अपने सैलून में मेलोन के ब्यूटी और हेयर केयर प्रोडक्ट्स को स्टॉक करती रहीं। अनुमान है कि पोरो कॉलेज ने 1910 के दशक के अंत से 1940 की शुरुआत तक 70,000 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया। 1920 के दशक के मध्य में कॉलेज ने सेंट लुइस में लगभग 170 लोगों को रोजगार दिया था। आखिरकार पोरो की फ्रेंचाइज शाखाएं पूरे उत्तर अमेरिका में और कैरिबियन, दक्षिण अमेरिका, फिलीपींस और अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक फैली हुई थीं। उस समय तक एनी अपने दम पर मिलियनेयर बन चुकी थीं। 1926 में उन्होंने टैक्स में $40,000 दिए थे, जो आज करीब $7,50,000 हैं। यह राशि उनके व्यापार साम्राज्य की विशालता दिखाती है। हालांकि एनी आमतौर पर सादा जीवन जीती थीं, लेकिन उन्होंने एक खास स्टेटस सिंबल पर खूब खर्च किया। माना जाता है कि वे मिसौरी में रॉल्स रॉयस रखने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने इस संपत्ति को पोरो कॉलेज के माध्यम से भी इस तरह फैलाया, जिससे व्यापार को प्रोत्साहन मिला। 5 साल तक एजेंट के रूप में काम करने वाली महिलाओं को सालगिरह पर पोरो के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के सम्मान में महंगी सर्विस रिंग मिलती थी। एनी मेलोन उन 2 अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं में से एक थीं, जिन्होंने बालों की देखभाल और सौंदर्य उत्पाद बेचकर लगभग एक ही दौर में स्वनिर्मित करोड़पति बनी। मैडम सीजे वॉकर दूसरी थीं, जिनकी दोनों कहानियां और जीवन इतिहास कई अहम तरीकों से जुड़े और मेल खाते थे। मैडम सीजे वॉकर एनी की समकालीन 1867 में लुइसियाना में सारा ब्रीडलव के रूप में जन्मी थीं। उनका जन्म भी मुक्त दासों के घर हुआ था और वे कम उम्र में अनाथ हो गई थीं। एक युवा महिला के रूप में वो सेंट लुइस गईं और 1904 में एनी के लिए काम करने लगीं। उन्होंने 1 साल से ज्यादा उस पद पर काम किया, फिर बेटी और नए पति चार्ल्स वॉकर के साथ डेनवर, कोलोराडो चली गईं। कोलोराडो में वॉकर ने हेयर केयर बिजनेस शुरू किया, जिसमें उन्होंने एनी के सेंट लुइस प्रोडक्ट जैसा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया। इसमें पेट्रोलियम जेली, सल्फर और अन्य चीजें थीं,
जो घुंघराले बालों को सीधा करती थीं। मैडम सीजे वॉकर कंपनी जिसे उन्होंने स्थापित किया था बहुत सफल रही और उनके व्यापार मॉडल का अधिकांश हिस्सा सेंट लुइस में एनी मेलोन के मॉडल से मेल खाता था। हैरानी की बात नहीं कि एनी ने अपनी पूर्व कर्मचारी पर विचार और बौद्धिक संपत्ति चुराने का आरोप लगाया, लेकिन ये आरोप साबित नहीं हुए और वॉकर का व्यवसाय लगातार बढ़ता रहा। 1910 और 1920 के दशक के दौरान दोनों कंपनियां मल्टी मिलियन डॉलर की कंपनियां बन गईं, लेकिन मैडम सीजे वॉकर कंपनी ज्यादा सफल रहीं और आज भी ज्यादा याद की जाती है। वॉकर ने एनी मेलोन के अपने व्यवसाय और जीवन पर प्रभाव को मानने से इनकार किया, जबकि मेलोन ने ही उन्हें प्रशिक्षण दिया और उद्योग की नींव रखी थी। आप सोच रहे होंगे कि एनी टर्नबो को एनी मेलन क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह उनकी शादीशुदा जिंदगी की वजह से था। एनी ने सेंट लुइस में बसने के बाद 25 जून 1902 को नेल्सन पोप से शादी की। इस शादी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, सिवाय इसके कि यह असफल रही और दोनों ने 1907 में तलाक ले लिया। इसके बाद वो कुछ साल भाई विलियम के साथ सेंट लुइस की पाइन स्ट्रीट पर रहीं। एनी ने 1914 में मेलोन उपनाम तब अपनाया जब वसंत के अंत में उन्होंने आरोन ई मेलोन से शादी की, जो पहले स्कूल टीचर थे और बाद में धार्मिक किताबों के डोर टू डोर सेल्समैन बन गए। शादी की शुरुआत खुशहाल थी। बाद में एरन एनी के व्यवसाय में जुड़े और 1910 के दशक के अंत तक हेयर टॉनिक बनाने लगे। 1920 के दशक में हालात बिगड़ गए, शायद क्योंकि एनी व्यापार बढ़ने पर यात्रा में ज्यादा समय बिताने लगी। 1927 में आरोन ने तलाक के साथ व्यवसाय का आधा हिस्सा मांगा, ये कहते हुए कि उन्होंने इसे खड़ा करने में मदद की थी। इस मामले ने उस समय सेंट लुइस और दूर दराज के इलाकों में भी काफी मीडिया का ध्यान आकर्षित किया और अंततः एनी ने $2 लाख की भारी रकम देकर समझौता कर लिया, जो 1920 के दशक के मध्य में एक बड़ी दौलत थी। हालांकि इस भुगतान ने उन्हें अपनी कंपनी पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी। हालांकि उनकी शादीशुदा जिंदगी उतार चढ़ाव भरी रही थी। एनी ने अपने घरेलू संघर्ष की भरपाई 1920 और 1930 के दशक में अपनी संपत्ति को कई परोपकारी कार्यों में निवेश करके की। उदाहरण के लिए, उन्होंने वॉशिंगटन डीसी के ऐतिहासिक अश्वेत अनुसंधान संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिसिन को बड़ी धनराशि दान की। कई साल बाद कॉलेज ने उन्हें मानद उपाधि देकर उनका आभार व्यक्त किया। फिर भी उनकी सबसे बड़ी परोपकारी पहल सेंट लुइस अफ्रीकी अमेरिकी अनाथालय का समर्थन करना थी, जिसे वे अपने बचपन के कारण बेहद करीब मानती थीं। 1920-30 के दशक में उन्होंने इसमें आज के हिसाब से लाखों डॉलर के बराबर रकम दान की और लंबे समय तक निदेशक मंडल की सदस्य रहीं। 1927 में तलाक के बाद एनी ने अपना व्यवसाय शिकागो स्थानांतरित किया और 1930 के दशक में खुद भी वहां चली गईं। उस समय तक उनकी इतनी संपत्ति हो गई थी कि वह पूरा एक सिटी ब्लॉक खरीदने में सक्षम थीं। लेकिन इसके बाद कठिन समय आ गया। पोरो कॉलेज वॉल स्ट्रीट क्रैश और महामंदी से बचा, लेकिन 1930 के दशक के ज्यादातर समय में इसका व्यवसाय काफी घट गया और ये कई मुकदमों के साथ मिलकर जिनसे एनी को निपटना पड़ा, क्योंकि कई लोग उसकी संपत्ति का हिस्सा मांग रहे थे। इस बात ने सुनिश्चित कर दिया कि 1930 के दशक के मध्य तक वो पैसों की तंगी में आ गई थीं। उन्होंने इसकी भरपाई के लिए सेंट लुइस में अपनी कुछ संपत्तियां बेच दीं और किसी तरह अपने कारोबार को जारी रखा। 1939 में सेंट लुइस की 3री और 9वीं स्ट्रीट पर मूल पोरो कॉलेज भवन मिसौरी के पहले अफ्रीकी अमेरिकी लॉ स्कूल का स्थान बना। उस समय तक एनी ने अपने व्यवसाय में भागीदारी काफी कम कर दी थी, जो हमेशा फ्रेंचाइज रहा, और 1930-40 के दशक में उनकी कंपनी के बिना नया रूप ले चुका था। एनी ने अपने आखिरी साल शिकागो के साउथ पार्कवे पर बिताए। 1957 के वसंत के अंतिम दिनों में एनी को स्ट्रोक आया और कुछ समय बाद प्रोविडेंट अस्पताल में उनकी 69 साल की उम्र में मृत्यु हो गई। आज उन्हें पहले स्वनिर्मित मिलियनेयरों में से एक और महान अफ्रीकी अमेरिकी परोपकारी के रूप में कई किताबों, टीवी शो और सेंट लुइस की वार्षिक परेड में याद किया जाता है, जो शहर के अनाथालयों और बच्चों की संस्थाओं के लिए उनकी दानशीलता का सम्मान करती है। वो 2020 की नेटफ्लिक्स सीरीज सेल्फ मेड में नजर आती हैं, जो मैडम सीजे वॉकर के जीवन पर आधारित है, लेकिन इससे कुछ विरोध भी हुआ है,
क्योंकि मैलोन, जिन्हें समूची मानवता की मित्र बताया गया है, को यहां खलनायक के रूप में दिखाया गया है। अंतंग कहानी के लिए हम 19वीं सदी के अंत के मिसिसिपी लौट रहे हैं। जिस महिला को इतिहास में अलीलिया वॉकर के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म 6 जून 1885 को मिसिसिपी के विक्सबर्ग शहर में लिलिया मैकविलियम्स के रूप में हुआ था। लिलिया की मां सारा ब्रीडलव थीं, जो 1867 में ग्रामीण लुइसियाना में अत्यधिक गरीबी में पैदा हुई थीं। वो अपने परिवार की पहली सदस्य थीं जो आजाद पैदा हुई थीं, और उनके माता-पिता और बड़े भाई-बहन अमेरिकी गृहयुद्ध और मुक्ति अधिनियम से पहले गुलाम थे। 7 साल की उम्र में अनाथ हो जाने के बाद सारा विक्सबर्ग, मिसिसिपी चली गईं, जहां उन्होंने घरेलू नौकरानी के रूप में काम करना शुरू किया। यहां उन्होंने सिर्फ 14 साल की उम्र में मोजेस मैकविलियम से शादी की और 3 साल बाद उनकी शादी से लिलिया का जन्म हुआ, जो उनकी इकलौती संतान थी। लिलिया के पिता मोजेस के बारे में कम जानकारी है और उनकी सारा से शादी के समय उम्र भी स्पष्ट नहीं है। वो लिलिया की जिंदगी में ज्यादा शामिल नहीं रहे, क्योंकि 1887 में उनकी मृत्यु हो गई थी, जब लिलिया सिर्फ 2 साल की थी। बाद के वर्षों में लिलिया के 2 अलग-अलग सौतेले पिता हुए। एक व्यक्ति जिनका नाम जॉन डेविस था, जिनसे उनकी मां ने 1894 में शादी की और 1903 में तलाक होने तक विवाहित रहीं, और चार्ल्स जोसेफ वॉकर, जो एक अखबार के विज्ञापन विक्रेता थे, जिनसे उनकी मां सारा ने 1906 में शादी की। लिलिया की जीवन कहानी उनकी मां के एक व्यवसायी महिला के रूप में उभरने से गहराई से जुड़ी हुई है। लिलिया के पिता के निधन के बाद वो और उनकी मां मिसौरी के सेंट लुइस चले गए, जहां लिलिया के चाचा कुछ साल पहले बस चुके थे। यही सारा ने 1890 के दशक में बालों की देखभाल सीखना शुरू किया, अपनी रूसी और खोपड़ी की समस्याओं से भी कुछ हद तक प्रेरित होकर। 1904 में सेंट लुइस वर्ल्ड्स फेयर में सारा को एनी मेलोन ने सेल्स वुमन के रूप में काम पर रखा, जो अफ्रीकी अमेरिकी बाल उद्यमी थीं और मेले में स्टॉल चलाती थीं। ये अनुभव सारा के लिए इतना काफी था कि वो अपने दम पर बालों की देखभाल की एक कंपनी शुरू कर सकें। कुछ ही समय बाद जब उन्होंने अपने तीसरे पति चार्ल्स जोसेफ वॉकर से शादी की, तो उन्होंने उनके नाम के शुरुआती अक्षर ले लिए और खुद को मैडम सीजे वॉकर कहने लगीं, और अपने व्यवसाय का नाम मैडम सीजे वॉकर कंपनी रख दिया। मैडम सीजे वॉकर कंपनी को जल्द ही बड़ी सफलता मिलने लगी। सारा और उनके पति चार्ल्स दक्षिणी राज्यों में व्यवसाय का प्रचार कर रहे थे, जबकि लिलिया 1900 के दशक के मध्य में टेनेसी के नॉक्सविल कॉलेज में कुछ समय पढ़ने वाली लिलिया को डेनवर कोलोराडो में एक मेल ऑर्डर ऑपरेशन की जिम्मेदारी मिली, जो पूर्वी और पश्चिमी तटों के बीच था। इसी समय के आसपास लिलिया ने खुद को एलिलिया वॉकर कहना शुरू किया, अपने दूसरे सौतेले पिता का उपनाम अपनाया और लिलिया से पहले एक ए जोड़कर अपने पहले नाम में थोड़ी हल्कापन लाने की कोशिश की। 1910 के शुरुआती वर्षों तक मैडम सीजे वॉकर कंपनी खूब फल फूल रही थी। सारा के व्यवसाय मॉडल में युवा अफ्रीकी अमेरिकी महिलाओं को कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले तरह तरह के उत्पाद, जिनमें उनका अपना नुस्खा भी शामिल था, बेचने के लिए क्षेत्रीय सेल्स पर्सन के रूप में प्रशिक्षित करना शामिल था। बाल झड़ने के लिए शैम्पू, कंघे और पोमेड या वैक्स, जिन्हें बालों की वृद्धि बढ़ाने वाला बताया जाता था। 1910 के मध्य तक कंपनी ने देश भर में हजारों सेल्स वुमन को रोजगार दिया था और सारा एक स्वनिर्मित मिलियनेयर बन चुकी थीं, संभवतः अमेरिकी इतिहास की पहली स्वनिर्मित महिला मिलियनेयर। एलिलिया ने इन वर्षों में मां के व्यवसाय में भूमिका निभाई। डेनवर में मेल ऑर्डर सेंटर शुरू करने के बाद वो पिट्सबर्ग गईं ताकि वहां कार्यालय स्थापना की देखरेख कर सकें। 1910 के दशक में उन्हें अमेरिका के पूर्वी तट पर कंपनी की बिक्री की जिम्मेदारी मिली। न्यूयॉर्क सिटी के हार्लेम में वेस्ट 136वीं स्ट्रीट पर 2 5 मंजिला इमारतें खरीदी गईं और उन्हें एक जगह में बदल दिया गया, जो शहर में कंपनी का मुख्यालय बन गया। पहली मंजिल वॉकर कंपनी हेयर पार्लर के रूप में इस्तेमाल होती थी। दूसरी मंजिल पर लिलिया कॉलेज ऑफ ब्यूटी कल्चर था, जहां वॉकर कंपनी की सेल्स वुमन और ग्रूमर्स को प्रशिक्षण दिया जाता था, जबकि तीसरी से 5वीं मंजिल लिलिया का घर और निजी मेहमानों के लिए जगह बन गई थी। लिलिया की मां का 25 मई 1919 को सिर्फ 51 साल की उम्र में किडनी फेल होने से निधन हो गया। उनकी मृत्यु के साथ ही
लिलिया मैडम सीजे वॉकर कंपनी की अध्यक्ष बन गईं और खुद भी मिलियनेयर बन गईं। उनकी संपत्ति आज के हिसाब से $20 मिलियन से भी ज्यादा होती और लिलिया का इरादा था कि वो इसे विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक प्रयासों में खर्च करें। इसी वजह से भले ही वो अपने जीवनकाल तक वॉकर कंपनी की अध्यक्ष रहीं और ब्रांड का चेहरा बनी रहीं, लेकिन 1920 के शुरुआती वर्षों में उन्होंने कंपनी के रोजमर्रा के संचालन की जिम्मेदारी नहीं संभाली। इसके बजाय प्रबंधन एक टीम को सौंप दिया गया, जिसने इसे इंडियानापोलिस शहर के मुख्यालय से चलाया, जहां कंपनी का मुख्य केंद्र 1917 में बनाया और खोला गया था। न्यूयॉर्क जाने और अपनी मां की मृत्यु के बाद लिलिया उस गतिविधि में शामिल हुईं, जिसके लिए उन्हें सबसे ज्यादा सराहा गया। ये उनकी भूमिका थी हार्लेम पुनर्जागरण में एक संरक्षक और सहभागी के रूप में। हार्लेम और अपर मैनहट्टन न्यूयॉर्क में डच बस्ती के केंद्र थे और इनका नाम नीदरलैंड्स के शहर हार्लेम पर रखा गया। हालांकि 19वीं सदी के दौरान और खासकर अमेरिकी गृहयुद्ध के बाद और 20वीं सदी के पहले हिस्से में हुई महान प्रवासन के दौरान यह इलाका मुख्य रूप से अफ्रीकी अमेरिकी पड़ोस में बदल गया, जब लाखों अश्वेत अमेरिकी दक्षिणी ग्रामीण इलाकों से शहरों की ओर बढ़े। 1920 के दशक की शुरुआत तक हार्लेम एक समृद्ध समुदाय बन चुका था, जिसे अफ्रीकी अमेरिकियों की भौतिक स्थिति में सुधार और 1920 के दशक की आर्थिक उछाल, जिसे रोरिंग ट्वेंटीज कहा जाता है, के चलते नई पूंजी के आगमन ने और भी मजबूत बना दिया था। इन्हीं परिस्थितियों के कारण वॉकर सीजे कंपनी ने 1910 के दशक के अंत में यहां न्यूयॉर्क में अपने कार्यालय स्थापित किए थे। 1920 के दशक में इस इलाके में अफ्रीकी अमेरिकी लेखन, कविता, संगीत, कला और फैशन का सांस्कृतिक और सामाजिक पुनर्जागरण देखने को मिला, जिसे बाद में हार्लेम पुनर्जागरण कहा जाने लगा। लिलिया खुद बड़ी लेखिका या कलाकार नहीं थीं, लेकिन 1920 के दशक में उन्होंने अपनी संपत्ति से कई लोगों को संरक्षण दिया। इनमें संगीतकार और गायक जॉन रोजामॉन्ड जॉनसन 1920 के दशक में प्रसिद्ध हुए। साथ ही कवि लैंगस्टन ह्यूजेस और काउंटेस भी शामिल थे। उन्होंने कैबरे, वॉडविल कलाकारों और हास्य कलाकार बर्ट विलियम्स, फ्लोरेंस मिल्स को भी संरक्षण दिया। उन्होंने हार्लेम में हवेली का एक हिस्सा साहित्यिक सैलून बना दिया, जहां हस्तियों की बैठकें और पार्टियां होती थीं। वे मिलते और काम पर विचार साझा करते थे। इन पार्टियों में अक्सर ग्लैमर और भव्यता होती थी और ये काम से ज्यादा आनंद पर केंद्रित रहती थीं। नतीजतन शायद पूरा हार्लेम ही इनमें शामिल होना चाहता था और हर कार्यक्रम के लिए उन्होंने सैकड़ों निमंत्रण भेजे, फिर भी सैकड़ों और लोग आ जाते थे। उनके अपार्टमेंट का हर कोना मेहमानों से भरा रहता था और इसे न्यूयॉर्क की मेट्रो में भीड़ भाड़ वाले समय जितना भीड़ भाड़ वाला बताया गया था। फिर भी लगता था कई लोग इस भीड़ भाड़ का आनंद लेते थे। कुछ लोग जैसे ह्यूजेस उनकी गतिविधियों की सराहना करते थे और उन्हें हार्लेम 1920 के दशक की आनंद की देवी कहते थे। रॉय ओटली समेत कुछ लोगों ने उन्हें महोगनी रंग की करोड़पति महिला कहा, जो पैसे फिजूल खर्च करती थीं और अजीब कपड़े पहनती थीं। इन पार्टियों से समुदायों में मेल जोल बढ़ा, क्योंकि ग्रीनविच विलेज और लोअर मैनहट्टन के गोरे कवि, लेखक, कलाकार एलिलिया के कार्यक्रमों में आते थे। 1927 में उन्होंने घर की एक मंजिल को डार्क टावर नाम देकर पुनः सजाया, ताकि वहां कार्यक्रम और पार्टियां हो सकें। उनकी सरपरस्ती व्यापक समुदाय तक भी फैली और एलिलिया 1920 के दशक में हार्लेम के कई धार्मिक और सामुदायिक समूहों से जुड़ गईं। वह कई विकास समितियों की सदस्य बनी, जिन्हें क्षेत्र के लिए धन जुटाने की जिम्मेदारी थी। वह अंतर्युद्ध काल में हार्लेम में महिला समूहों को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से उत्सुक थीं और इन सब का असर पड़ा। आज आमतौर पर हार्लेम पुनर्जागरण को संयुक्त राज्य अमेरिका में अफ्रीकी अमेरिकी समुदाय के बड़े हिस्से में नई पहचान और गर्व की भावना भरने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने नागरिक अधिकार आंदोलन के विकास में महत्वपूर्ण रूप से योगदान दिया, जिसने 1950 और शुरुआती 1960 के दशक में अंततः अमेरिका में रंगभेद को समाप्त कर दिया। आंदोलन में योगदान करते हुए एलिलिया ने अंतर्युद्ध काल में अमेरिकी इतिहास पर अपनी खुद की छाप छोड़ी। एलिलिया ने 1920 के दशक में भी काफी यात्रा की और अपनी यात्राओं में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्कृतियों और विचारों से जुड़ने की कोशिश की।
जिन्हें हार्लेम वापस लाया जा सके। उदाहरण के लिए 1921 में एलिलिया 4 महीने की यात्रा पर यूरोप गईं, जहां उन्होंने फ्रांस के दक्षिण में नीस और मोंटे कार्लो का दौरा किया और पेरिस में समय बिताया, जो 1920 के दशक में दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी थी। यूरोपीय यात्रा में एलिलिया ने लंदन, नेपल्स, रोम देखे। शायद एलिलिया की सबसे उल्लेखनीय अंतर्राष्ट्रीय यात्रा 1922 में अफ्रीका की थी। एलिलिया ने अफ्रीका के हॉर्न जाने से पहले काहिरा होते हुए अदीस अबाबा पहुंची, जो तब अबीसीनिया साम्राज्य की राजधानी थी। यह साम्राज्य उस समय अफ्रीकी महाद्वीप के उन गिने चुने देशों में था जो किसी यूरोपीय शक्ति के शासन में नहीं थे, और वही आज का इथियोपिया है। वहां एलिलिया ने साम्राज्ञी जुडिचू से मुलाकात की, जो साम्राज्य की शासक थीं, और भविष्य के सम्राट हाइले सेलासी से भी मिलीं, जो 1920 के दशक में साम्राज्ञी की सरकार के रीजेंट थे। बहुत से अन्य लोगों की तरह एलिलिया भी यहाँ के मूल अफ्रीकी राज्य से प्रेरित हुईं, और इसने उन्हें अमेरिका लौटने पर हार्लेम पुनर्जागरण में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। एलिलिया ने 3 शादियां की थीं। उनकी पहली शादी होटल वेटर जॉन रॉबिन्सन से हुई थी। उन्होंने कब शादी की थी ये ठीक स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर हुआ होगा जब वो 1900 के दशक के मध्य में काफी युवा थीं। ये रिश्ता परेशानियों से भरा था और ये जोड़ा 1911 में अलग हो गया था। उन्होंने 1914 तक तलाक अंतिम रूप नहीं दिया, जब एलिलिया न्यूयॉर्क चली गईं। जुदाई के कुछ समय बाद एलिलिया ने करीब 15 साल की एक लड़की फेरी मे ब्रायंट को गोद लिया, जिसने बाद में मे वॉकर नाम रखा। वो एलिलिया की इकलौती बेटी थी, क्योंकि एलिलिया के कभी जैविक बच्चे नहीं हुए। आगे के वर्षों में और भी शादियां हुईं। करीब उसी समय जब वह मैडम सीजे वॉकर कंपनी की अध्यक्ष बनी, उन्होंने डॉक्टर वाइली विल्सन से शादी की, लेकिन कुछ साल बाद तलाक ले लिया। नवंबर 1923 में जब एलिलिया अपना तलाक ले रही थीं, उन्होंने अपनी बेटी की शादी डॉक्टर गॉर्डन एच जैक्सन से करवाई, जो सिंसिनेटी के एक अमीर कोयला व्यापारी के पोते थे। उस समय कई उच्चवर्गीय हस्तियों की तरह ये 2 प्रतिष्ठित परिवारों को मिलाने का मौका था, और एलिलिया इस आयोजन पर $42,000 खर्च करने को तैयार थीं, जो आज के करीब $6 लाख हैं। इस शादी को हार्लेम का साल का सबसे बड़ा सामाजिक आयोजन कहा गया, और 9,000 से अधिक लोग इस पार्टी में शामिल हुए, जो वॉकर के इर्विंगटन मेंशन विला डे रोइरो में आयोजित हुई थी। फिर भी एक बड़ी समस्या थी। वॉकर की बेटी में किसी और से प्यार करती थी, इसलिए शादी आगे बढ़ने और दोनों के एक बच्चा होने के बावजूद वे सिर्फ 1 साल बाद ही तलाकशुदा हो गए। इसी समय के आसपास एलिलिया ने अपने दूसरे पति से तलाक को अंतिम रूप दिया, और जल्द ही उन्हें खुद भी नया प्यार मिल गया। उन्होंने 1926 में डॉक्टर जेम्स आर्थर कैनेडी से शादी कर ली। फिर भी यह रिश्ता भी 1931 की शुरुआत में तलाक के साथ खत्म हो गया। इन शादियों के बावजूद एलिलिया की यौनिकता चर्चा का विषय रही है। हार्लेम में उनका सैलून 1910 के दशक के अंत और 1920 के दशक में एलजीबीटी समुदाय के लिए स्वागत योग्य स्थान बन गया था। हार्लेम पुनर्जागरण की कई प्रमुख हस्तियों ने, जो उनकी पार्टियों में शामिल होती थीं, बताया कि उनकी पार्टियों का यौन माहौल 1920 के दशक में जितना संभव था उतना ही उदार था। इससे काफी अटकलें हैं कि एलिलिया समलैंगिक या उभयलिंगी थीं, और नेटफ्लिक्स की सेल्फ मेड सीरीज में उनके चित्रण से यह चर्चा बढ़ी है। शो में वो एस्थर के साथ रोमांटिक रिश्ते में हैं, जिससे उनकी मां से तनाव हो जाता है। असल में ये सब शो के निर्माताओं द्वारा गढ़ा गया था, और इस सिद्धांत के पक्ष में बहुत कम सबूत हैं। हालांकि उनकी सोच सेक्सुअलिटी पर उदार थी, हमें किसी दूसरी महिला से उनके स्थायी रिश्ते की जानकारी नहीं है, और उनकी तीनों शादियां जो हर बार तलाक के तुरंत बाद हुईं, इससे भी लगता है कि एलिलिया विषमलैंगिक थीं। एलिलिया का निधन 17 अगस्त 1931 को अपेक्षाकृत अचानक हो गया था, जब उनकी उम्र सिर्फ 46 साल थी। मृत्यु का कारण उच्च रक्तचाप के कारण हुआ मस्तिष्क रक्तस्राव था। यही स्थिति उनकी मां की समय से पहले मृत्यु का कारण भी बनी थी। कुछ दिनों बाद 7th एवेन्यू पर उनके अंतिम संस्कार में हजारों हार्लेम निवासी शामिल हुए, जो एक बड़ा उत्सव जैसा था।
उन्हें ब्रॉन्क्स के वुडलैंड कब्रिस्तान में मां के पास दफनाया गया। हार्लेम के कवि लैंगस्टन ह्यूजेस ने उनकी मृत्यु को हार्लेम में खुशहाल दिनों का अंत कहा। एलिलिया की मृत्यु के बाद उनकी बेटी मे ने मैडम सीजे वॉकर कंपनी का संचालन संभाला। यह कंपनी के लिए कठिन समय था क्योंकि महामंदी 1930 के दशक के मध्य तक जारी रही और बिक्री में भारी गिरावट आई। फिर भी मैंने अपनी दत्तक मां की कुछ संपत्तियां बेच दीं और कंपनी को चलाए रखा ताकि उनकी अपनी बेटी एलिलिया मे पेरी बंडल्स युद्ध के बाद के दौर में फिर से मुनाफे में चल रही कंपनी की चौथी अध्यक्ष बन सकें। कंपनी ने 1981 में बंद होने के बाद 2020 में सनडाइल ब्रांड्स ने ब्रांड नाम को पुनर्जीवित किया। यह सेल्फ मेड की रिलीज से मुनाफा कमाने के लिए किया गया था। नेटफ्लिक्स की एक सीरीज मैडम सीजे वॉकर के जीवन पर है जिसमें एलिलिया मुख्य किरदार हैं। हाल के वर्षों में उनके जीवन पर काफी चर्चा हुई है। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद, जिसमें इन व्यक्तियों के बारे में बताया गया। मुझे उम्मीद है कि आपको यह रोचक लगा होगा। यह एक संकलन शैली का वीडियो था। नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको यह फॉर्मेट कैसा लगा, और अगर आपने इनमें से कोई वीडियो या इस संकलन में शामिल किसी व्यक्ति के बारे में पहले ही वीडियो देख चुके हैं तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि आपने कुछ नया सीखा होगा और आपने यहां दिखाया गया सारा कंटेंट पहले नहीं देखा होगा। अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपके पास कोई और सुझाव हैं तो वो भी नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। मुझे उम्मीद है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और नोटिफिकेशन भी ऑन कर रखा है ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको तुरंत मिल जाए। खैर, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही। तो मैं आप सबसे अगली फॉरगॉटन लाइव्स में मिलूंगा। धन्यवाद।